और संभल से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। संभल में 40 मकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है। हातिम सराय मस्जिद पर भी लाल निशान लगाया गया है। 8 बीघा जमीन पर बने हैं 80 मकान। प्रशासन ने सभी घरों को अवैध बताया है। संभल के हातिम सराय इलाके का ये मामला है। ये देखिए, यहाँ पर ये निशान लगाते हुए तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। प्रशासन की तरफ से ये निशान लगवाए जा रहे हैं। हातिम सराय मस्जिद पर भी लाल निशान लगाया गया है। तो संभल से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर हातिम सराय मस्जिद पर भी प्रशासन का नोटिस है। संभल में कई मकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं और इस तरह से लाल चिन्ह बनाए गए हैं। हातिम सराय मस्जिद पर भी ये लाल निशान लगाया गया है। 8 बीघा जमीन पर बने हैं 80 मकान। इस बीच उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिवाली से पहले बड़ी सफलता हासिल की है। यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनको आज कोर्ट में पेश कर 8 दिन की रिमांड मिल गई है। ये आरोपी लोकतांत्रिक व्यवस्था हटाकर शरीयत लागू करने की साजिश कर रहे थे। उत्तर प्रदेश एटीएस ने दिवाली से पहले बड़ी सफलता हासिल की। यूपी एटीएस ने मुजाहिदीन आर्मी बनाने की तैयारी कर रहे 5 आरोपी गिरफ्तार किए। ये आरोपी लोकतांत्रिक व्यवस्था हटाकर शरीयत लागू करने की साजिश कर रहे थे। 5 आरोपी पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से प्रभावित थे और ये सोशल मीडिया ग्रुप्स के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा फैला रहे थे। इसके साथ ही ये गैर मुस्लिम धार्मिक प्रमुखों की टारगेट किलिंग की योजना भी बना रहे थे। इनमें सरगना मोहम्मद रजा समेत सुल्तानपुर, सोनभद्र, कानपुर और रामपुर के आरोपी शामिल थे। आज कोर्ट ने सभी को 8 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेज दिया। एटीएस ने अब नेटवर्क, फंडिंग और हथियारों की जांच करेगी। एटीएस ने 29 सितंबर 2025 को केस दर्ज कर सबसे पहले 4 आरोपियों को दबोचा था। इनमें अकमल रजा, सफील सलमानी उर्फ अली रजवी, मोहम्मद तौसीफ और कासिम अली शामिल हैं। सरगना मोहम्मद रजा को केरल के मल्लपुरम से गिरफ्तार किया गया। वह मूल रूप से फतेहपुर का निवासी है। आरोपियों पर हिंसात्मक जिहाद के जरिए लोकतांत्रिक सरकार को गिराने, शरीयत कानून लागू करने, हथियार जुटाने और मुजाहिदीन आर्मी बनाने की योजना का आरोप है। मुजाहिदीन आर्मी के सरगना समेत 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब 8 दिन की कस्टडी लेकर यूपी एटीएस उनसे पूछताछ करेगी। पता चला है कि उनका आमना सामना करा के भी क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। इस बीच यूपी एटीएस उनके मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मंगा रही है और साथ ही साथ उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उसमें जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसकी भी जानकारी लेकर इन आरोपियों से पूछताछ करेगी। जाहिर है एक बहुत बड़ी साजिश रचने का जो मामला इस मामले में खुलासा हुआ है उसको लेकर यूपी एटीएस इन आरोपियों से पूछेगी और ये भी पता करने की कोशिश करेगी कि इस पूरे गैंग में कौन कौन शामिल है और किसके किसकी शह पर किसकी फंडिंग के जरिए ये इतनी बड़ी साजिश रचने में लगे हुए थे। यूपी एटीएस को सूचना प्राप्त हुई कि यूपी के रहने वाले कुछ लोग कट्टरपंथी पाकिस्तानी संगठनों से प्रभावित होकर भारत में हिंसात्मक जिहाद के माध्यम से लोकतांत्रिक सरकार को गिराना चाहते हैं। एटीएस को कोर्ट से 7 अक्टूबर से शुरू होकर 8 दिन की रिमांड मिली है। इस दौरान इनसे पूछताछ कर नेटवर्क, फंडिंग और हथियारों के स्रोतों का खुलासा करने की तैयारी। ये गिरफ्तारी प्रदेश में आतंकी साजिश के बड़े खुलासे के रूप में देखी जा रही है। मुजाहिदीन आर्मी के जो 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इनसे अब पूछताछ चल रही है। 14 अक्टूबर तक ये यूपी एटीएस की कस्टडी में है। अगर तब तक पूछताछ पूरी हो गई तो इनको कस्टडी खत्म करके वापस जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर इनकी पूछताछ में कुछ सवाल अनसुलझे रह गए तो हो सकता है कि यूपी एटीएस एक बार फिर से इनकी कस्टडी मांगे और इनकी कस्टडी बढ़ा करके इनसे और ज़्यादा पूछताछ हो ताकि इस पूरे गैंग का खुलासा किया जा सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बात करते हैं दिल्ली की, जहां जंगपुरा इलाके में एक एनकाउंटर होता है। बताया जा रहा है कि ये बदमाश नेपाल का रहने वाला था। दिल्ली और हरियाणा में कई गंभीर वारदात में ये वांटेड था। इसमें दिल्ली के एक डॉक्टर का मर्डर भी था। आधी रात में एनकाउंटर, ढेर हुआ क्रिमिनल।
6 और 7 अक्टूबर की रात दिल्ली का ईस्ट ऑफ कैलाश इलाका गोलियों से गूंज उठा। यहाँ एक एनकाउंटर हुआ जिसमें एक बदमाश मारा गया जो कि दिल्ली और हरियाणा में मर्डर और दूसरी वारदात में वांछित था। इस बदमाश का नाम भीम जोरा था। आस्था कुंज पार्क के पास हुई मुठभेड़ दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें ये कामयाबी मिली। दूसरे अपराधों के साथ भीम जोरा पर डॉक्टर योगेश चंद्रपाल की हत्या का भी आरोप था। ईस्ट ऑफ कैलाश में घर में घुसकर लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद बैग ले जाते हुए भीम की तस्वीर भी आई। भीम के ऊपर कौन कौन से केस दर्ज थे आपको बताते हैं। दिल्ली में डॉक्टर की हत्या, गुरुग्राम में बीजेपी नेता के घर चोरी, 50,000 रुपए का इनामी था, नेपाल का रहने वाला था। हत्या, डकैती और चोरी के 6 मामले दर्ज थे। दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु और गुजरात में अपराध किए थे। दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन 6 और 7 अक्टूबर की रात करीब 12:20 पर शुरू हुआ था। बताया जा रहा है कि भीम ने करीब 6 राउंड फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। भीम घायल हुआ, उसे एम्स के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस को एक ऑटोमेटिक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, खाली कारतूस भी मिले हैं। घर में सेंध लगाने के औजारों से भरा एक बैग भी बरामद हुआ है। आस्था कुंज पार्क के पास भीम जोरा जो है वो यहाँ पर इस ठिकाने पर छुपा हुआ था। नेपाल का रहने वाला है भीम जोरा और उसके ऊपर इनाम भी था 50,000 का, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस ने इनपुट जुटाने के बाद गुरुग्राम पुलिस के साथ मिलकर इस ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। डॉक्टर की हत्या के अलावा भीम पर जो दूसरा बड़ा केस था वो था गुरुग्राम में बीजेपी नेता के घर चोरी। गुरुग्राम के सेक्टर 48 में बीजेपी की महरौली जिला अध्यक्ष ममता भारद्वाज के घर बड़ी चोरी हुई थी। पुलिस की जांच में सामने आया था कि इस वारदात को नेपाली बदमाश भीम जोरा ने अंजाम दिया था। इसके लिए उसने घरेलू नौकर युवराज थापा की मदद ली थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने युवराज थापा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि भीम जोरा सोशल मीडिया पर नेपाली नौकरों से दोस्ती करके घरों में चोरी करवाता था। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीमें भीम जोरा के दिल्ली से लेकर नेपाल तक सभी लिंक खंगाल रही थी। अब इसका एनकाउंटर हो गया है। दिल्ली से अनुष्का गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ेंगे आगे अगली खबर की ओर। यूरोप से ऑर्डर, राजस्थान में मर्डर। जी हां, राजस्थान के कुचामन सिटी में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में एक चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। व्यापारी रमेश रुलानिया की हत्या की जिम्मेदारी खुद रोहित गोदारा गैंग ने ली है। आज सुबह ही कुछ बदमाशों ने जिम में घुसकर व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें व्यापारी रमेश रुलानिया की चीखें सुनी जा सकती है। राजस्थान का डिडवाना इलाका आज सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। डिडवाना के कुचामन सिटी में अपराधियों ने एक बार फिर खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। आज सुबह बदमाशों ने एक बाइक एजेंसी संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी और इस हत्या की जिम्मेदारी खुद रोहित गोदारा गैंग के साथी वीरेंद्र चारण ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर ली। इन सीसीटीवी तस्वीरों को देखिए। बाइक एजेंसी संचालक रमेश रुलानिया जिम में वर्कआउट कर रहा था। अचानक कुछ बदमाश 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों में सवार होकर आए। उन्होंने अपनी गाड़ी नीचे सड़क पर खड़ी की और नकाब बांधकर वो इमारत की दूसरी मंजिल पर स्थित जिम पहुंचे। जिम में घुसते ही उन्होंने रमेश रुलानिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने के बाद रमेश जिम में गिर गए और उनकी चीखें पूरे जिम में गूंज रही थी। फायरिंग के बाद बदमाश वापस जिम से नीचे उतरे और अपनी गाड़ियों में बैठकर फरार हो गए। रमेश रुलानिया को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। जिस गैंगस्टर वीरेंद्र चारण ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली, उसका रिकॉर्ड भी बेहद खौफनाक है। वीरेंद्र चारण वही गैंगस्टर है जिसने पहले राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या की थी। उस वारदात के बाद ही वो रोहित गोदारा गैंग के साथ मिलकर पुर्तगाल भाग गया था। ये साफ है कि ये दोनों गैंगस्टर विदेश में बैठकर भी भारत में बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके खुलेआम जिम्मेदारी लेकर पुलिस और प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं। जो विक्टिम है इसमें रमेश जी, ये आज सुबह यहाँ पे कुचामन कस्बे में जिम में गए थे और सुबह लगभग 5:30 पौने 6 के आसपास ये वारदात हुई है।
कुछ नकाबपोश जिनके अंदर घुसे और उन्होंने फायरिंग की, जिसमें एक बुलेट इनके कंधे पर लगी थी और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। वो घटनाक्रम में कितने आरोपी थे उसके संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है। ये हत्या बिल्कुल सुनिश्चित है। लगभग 1 साल से लगातार इनको धमकियां दी जा रही है। प्रशासन की मैं तो सीधी लापरवाही मानता हूं कि अभी तक कोई किसी तरह की उन्होंने ठोस कार्रवाई नहीं की, न कोई सुरक्षा प्रदान की। और थाने के सबसे नज़दीक का घर जिस व्यक्ति की हत्या होना, मैं सीधा प्रशासन भी जिम्मेदार मानता हूं। और ये हत्या कुचामन शहर के लिए जघन्य अपराध है। पूरा कुचामन शहर आक्रोशित है। कुचामन नहीं, आसपास के क्षेत्र के सभी लोग अभी यहाँ हॉस्पिटल में आने वाले हैं। जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं तब तक हम दाह संस्कार नहीं। मृतक रमेश रुलानिया को पिछले साल रोहित गोदारा गैंग से रंगदारी की धमकियां मिली थी। धमकियों के बाद उन्हें पुलिस सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन बाद में ये सुरक्षा हटा ली गई। लोगों का सीधा आरोप है कि अगर पुलिस ने सुरक्षा नहीं हटाई होती या पिछली धमकियों को गंभीरता से लिया गया होता तो आज ये बड़ी वारदात नहीं होती। पिछले साल कुचामन के 5 व्यापारियों को गोदारा और वीरेंद्र चारण गैंग से धमकियां मिली थी। वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा का खास माना जाता है। दोनों गैंग साथ मिलकर काम करते हैं। वीरेंद्र चारण पुर्तगाल में रोहित गोदारा का साथी है। विदेश में बैठे बैठे लोगों से रंगदारी मांगता है, जान से मारने की धमकी देता है। वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा का खास है। पुर्तगाल से बैठकर काम करता है, विदेश में बैठकर रंगदारी मांगता है, जान से मारने की धमकी देता है। रमेश हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। इस हत्या के बाद वीरेंद्र चारण ने लिखा, इसको हमने 1 साल पहले कॉल किया था। इसने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया पर कहा था, हमको 100 रुपए तक नहीं देंगे। आज सबको पता लग जाएगा, हम किसी को नहीं भूलते। वीरेंद्र चारण वही गैंगस्टर है जिसने राजस्थान में करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या की थी, जिसके बाद ये गैंगस्टर रोहित गोदारा के पास पुर्तगाल फरार हो गया था। इस हत्याकांड से पूरे शहर में तनाव और आक्रोश है। प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने विरोध में कुचामन बंद का ऐलान कर दिया है। गुस्साए लोगों ने साफ कह दिया है कि वो मृतक रमेश रुलानिया का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक पुलिस हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करती। व्यापारी अब एकजुट होकर कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो ये बंद अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। पुलिस अब इस मामले को रंगदारी, सोशल मीडिया पर अपमान और गैंगवॉर से जोड़कर देख रही है। साथ ही आरोपियों की तलाश में भी जुटी है, लेकिन खुलेआम इस तरह से किसी व्यापारी की हत्या से पुलिस और प्रशासन पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।